हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि मैं क्वेश्चन दिया था और कहा था कि आप लोग सोचिएगा, बताइएगा कि ये दो वेक्टर पिछले क्लास में बात हुई थी 3i + 4j और -3i - 4j। मैं ये बात कर रहा था कि आप लोग बताइए कि ये दो देखने में तो लग रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन के नाम पे tan थीटा बराबर y/x करने पे एंगल मतलब डायरेक्शन भी सेम है। तो देखने से कैसे बताएंगे ऐसे कि ये वेक्टर दोनों अलग अलग नहीं है। हालांकि आपको पता है, आप लोग ग्राफिकली बता रहे थे। एक तो है आप लोगों का आंसर ये सही है, एक तो ये है कि भाई ऐसा है, ये x है, ये y है। आप लोग कह रहे थे कि सर ये a है तो एग्जैक्टली इधर ये b होगा, यही आप लोग बोल रहे थे शायद। और ये भी होगा कि इधर थीटा ऐसे ही होगा। दोनों के बीच में 180 डिग्री है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में होगा। ये आप लोग बोल रहे थे और कह रहे थे दोनों वेक्टर सेम नहीं है। लेकिन यहाँ से कैसे बताया जाए? क्वेश्चन यही था ना कि मैथमेटिकली यदि हम लोग ये न बनाएं तो कैसे बताएं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। हालांकि ये जो आप लोग बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, वो ठीक है। ये है कि जब एंगल आए ना tan थीटा, जब ये भी y/x किया गया तो 4/3 था, और जब इसके लिए किया गया तो -4/-3 था, तो ये भी 4/3 था। यही प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी तो मैग्नीट्यूड 5 है ही। हाँ सुनो, तो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने का फायदा सुनो। फायदा ये है, वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड और एंगल, डायरेक्शन के नाम पे एंगल बराबर होना नहीं, बल्कि वो वेक्टर सेम होता है जिसका एक एक कंपोनेंट बराबर हो। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, बड़ी चीज निकल के आ रही है। एक वेक्टर केवल तभी बराबर होंगे जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो ठीक है, यदि वेक्टर बराबर हैं तो एक एक कंपोनेंट बराबर होगा। जेड होगा तो वो भी बराबर होना चाहिए। एक ये पॉइंट है। दूसरा, आप ये कह सकते हैं सर ये कैसे, ये तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो बराबर था ही, डायरेक्शन बराबर है। तो सुनो ध्यान से, डायरेक्शन के नाम पे जब हम एंगल निकालते हैं ना, तो दो क्वाड्रेंट में कॉस बराबर हो, सेम साइन होता है, साइन, टैन, कॉट, ये सब दो क्वाड्रेंट में सेम होता है। तो आपने क्या किया, डायरेक्शन के नाम पे टैन निकाला, टैन निकाले हैं और ये आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल के नाम पे पहले में भी दे सकता है और तीसरे में भी दे सकता है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड वाले में साइन और कॉसेक होता है, तीसरे वाले में टैन कॉट होता है, चौथे वाले में कॉस और सेक होता है। याद होगा आप लोगों को? बोलो, इतना तो पता होगा ही आपको। तो इसका मतलब जब कोई टैन पॉजिटिव आए तो कितने में एंगल दे सकता है?
पहले में भी और तीसरे में भी। अब हमें ये देखना होगा कि यदि दोनों पहले में दे रहा है तब सही में वेक्टर बराबर है, पर यदि कहीं पहले में और तीसरे में दे रहा होगा तब गड़बड़ा जाएगा। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, आप लोग क्या बता भी रहे थे कि पहले में और तीसरे में आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है बिना tan और निकाले कहा जा सकता है सर x कंपोनेंट 3 है और -3 है तो y और z गया भाड़ में, x बराबर नहीं है, वेक्टर बराबर नहीं है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, बड़ी चीज। x बराबर नहीं है, वेक्टर बराबर नहीं है। अच्छा x बराबर है, y बराबर नहीं है, वेक्टर बराबर नहीं है। अच्छा x बराबर है, y बराबर और z बराबर नहीं है, वेक्टर बराबर नहीं है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें निकल के सामने आ रही हैं हम लोगों के। यदि कंपोनेंट के फॉर्म में है तो वेक्टर बराबर कब होते हैं? जब हर कंपोनेंट बराबर हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा ही। अच्छा, हर कंपोनेंट बराबर होगा ना तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वैसे ही बराबर हो जाएगा। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। दूसरी बात, ये तो बराबर की बात किया मैं, अभी इन दोनों के बारे में सुनो। ये अच्छा हाँ, कई बच्चे तो हो सकता है कंपोनेंट ध्यान न दिए हों, मैग्नीट्यूड आप तो जानते ही हैं, लेकिन कंपोनेंट के लिए साइन के साथ बताया जाता है। a का x कंपोनेंट 3 है 3 और a का y कंपोनेंट 4 है, b का x कंपोनेंट -3 है। कंपोनेंट में माइनस बताना है, मैग्नीट्यूड में नहीं। क्लियर? मैग्नीट्यूड में नहीं, कंपोनेंट में जरूरी है साइन। तो b का x कंपोनेंट -3 और b का y कंपोनेंट -4। क्लियर? तो कंपोनेंट में साइन बताना है। तो यदि x कंपोनेंट का रेशियो बराबर y कंपोनेंट का रेशियो बराबर, यदि z है तो z कंपोनेंट का रेशियो यदि बराबर हुआ दो वेक्टर का, तो वो कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं? वो कोलिनियर होते हैं। यदि रेशियो प्लस रेशियो हो तो पैरेलल होते हैं, और यदि रेशियो सेम हो पर माइनस हो तो एंटी पैरेलल होते हैं। तो बताओ, देखो -1 और ये भी -1 रेशियो रहा तो एंटी पैरेलल होंगे, और यदि प्लस रहा तो रेशियो सेम होना तो जरूरी है, पर प्लस रहा तो पैरेलल होंगे, और माइनस रेशियो रहा और सेम रहा तो एंटी पैरेलल होंगे। और रेशियो बराबर ही नहीं रहा तो पैरेलल, कोलिनियर या पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं होंगे। तो हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या पढ़ सकते हैं? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए ध्यान से सभी लोग देखें। हाँ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यदि दो वेक्टर, यदि एक वेक्टर A
जिसका मैग्नीट्यूड A और एक वेक्टर B जिसका मैग्नीट्यूड B, उनके बीच का एंगल थीटा। दो वेक्टर थीटा एंगल पे हों, दो वेक्टर थीटा एंगल पे हैं। अब हम लोग को बातचीत करना है कि इनको जोड़े कैसे, उनका। अच्छा हाँ, एक और चीज, यदि हम लोग देखो A वेक्टर और B वेक्टर दोनों सेम जगह से बने हैं, कोऑरिजिनेटेड हैं, तो क्या हम लोग यही पढ़े हैं कि समथिंग और फिर कूद के यहां से समथिंग, ये तो पढ़े नहीं है। वेक्टर ऐसे ऐड तो होता नहीं है। वेक्टर तो ऐसे ऐड होता है कि A हो गया, टेल हो गया, हेड हो गया, तो यहीं पे हेड पर टेल होगा अगले का। तो यदि ऐसा है, इसका मतलब ऐसे होगा, इसका मतलब ऐसे होगा, इसका मतलब ये जो रेड कलर का बना रहा हूं मैं, इसका मतलब जो रेड कलर का ये मैं बना रहा हूं, बताओ ये भी B है कि नहीं? अब बताओ ये भी A है कि नहीं? बोलो। यदि ये B है तो ये भी B है। पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर नहीं बदलता। यदि ये A है तो ये भी A है। पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर नहीं बदलता। अब हम जोड़ की बात कर सकते हैं। क्यों जोड़ की बात कर सकते हैं? क्योंकि ये देखो, समथिंग प्लस समथिंग, टेल हेड, इसके ऊपर टेल हेड, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज व्हाट A प्लस B वेक्टर। बोलो, आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत? दिया गया था A और B जिसका मैग्नीट्यूड था स्मॉल a स्मॉल b, जिनके बीच का एंगल था थीटा, एक पैरेललोग्राम बना दिए और जो ऐसे दिख रहा है ब्लू कलर का, उसे रिजल्टेंट कहा जाता है। एक जो बात कर चुका हूं वही मैं फिर से बात कर रहा हूं, वेक्टर में वेक्टर जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, जब क्वांटिटीज जोड़ी जाती हैं और घटाई जाती हैं तो क्वांटिटी का नेचर नहीं बदलता। हाँ, गुणा की जाती है और भाग की जाती है तो बदल जाता है। बड़ा पॉइंट, क्वांटिटी जब जोड़ी जाती हैं और घटाई जाती हैं तो ना ही यूनिट बदलता है और ना ही क्वांटिटी का नाम बदलता है। लेकिन जब क्वांटिटी का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो जो थर्ड क्वांटिटी मिलती है इनसे अलग तीसरी होती है और यूनिट भी अलग होता है। बड़ा पॉइंट। एक और बात, एग्जाम्पल लेते हैं। कई बच्चे तो यही नहीं जानते हैं यूनिट के बारे में। 4 आम प्लस 6 आम बराबर 10 आम। 4 आम प्लस 6 आम बराबर 10 आम। 4 आम प्लस 10 अमरूद जुड़ेंगे ही नहीं, ये अलग अलग चीजें नहीं जुड़ सकती। 4 केजी प्लस 10 लीटर नहीं जुड़ सकता। यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए।
यहां तक कि क्वांटिटी सेम रहे पर यूनिट सेम न रहे तो भी नहीं जुड़ सकता। 4 घंटा प्लस 6 मिनट टाइम ही क्वांटिटी है, लेकिन जुड़ नहीं सकता जब तक क्वांटिटी सेम न रहे, अरे यूनिट सेम न रहे। लेकिन मल्टीप्लाई, कई लोग मल्टीप्लाई करने नहीं आता। 4 आम गुड़े 6 आम, कई लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। सच्चाई ये है कि इसका आंसर है 24 आम स्क्वायर। बड़ा पॉइंट, 4 आम गुड़े 6 आम बराबर 24 आम स्क्वायर। आम नहीं, आम स्क्वायर। कई लोग कंफ्यूज होते हैं। 4 गुड़े 6 आम, केवल आम 6 में है, 4 में नहीं है, 4 नंबर हो। 4 गुड़े 6 आम 24 आम होगा। 4 गुड़े 6 आम 24 आम होगा, लेकिन 4 आम गुड़े 24 आम, 4 आम गुड़े 6 आम 24 आम स्क्वायर। 4 मीटर गुड़े 6 मीटर 24 मीटर स्क्वायर, और 4 गुड़े 6 मीटर 24 मीटर। चलिए, तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। इसको अब ख्याल रखना, जो मैं बात कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंट बात किया था अभी। भले ही कई लोगों को लगा, कई लोगों को तो ये भी लगता है ना कि हम जानते थे, और जानते कुछ नहीं रहते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था, ए और बी। मैं बात कर रहा था जब ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो दोनों को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट है, दोनों को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर है। मैं क्या चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर बेसिक चीज़ कैसे रिलेटेड है। यदि रिजल्टेंट वेक्टर है तो 2 चीज़ बताना चाहिए हमको। यदि रिजल्टेंट वेक्टर है तो 2 चीज़ हमें बताना होगा। वेक्टर है तो 2 चीज़ बताना होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो चलिए, इन दोनों को जोड़ा गया है, फोटो में साफ दिख रहा है, और कहा जा रहा है कि आर का मैग्नीट्यूड बताया जाए और आर का डायरेक्शन बताया जाए। ठीक है, आर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ बताना है। ये लेंथ कितना कहा जा रहा है, ए। ये लेंथ कितना कहा जा रहा है, बी। बताना है अब ये लेंथ कितना है, क्योंकि लेंथ को ही मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। और डायरेक्शन के नाम पे हमें कुछ रिफरेंस से एंगल ओंगल बताना होगा। याद है, डायरेक्शन के नाम पे हमें क्या बताना होगा, कुछ रिफरेंस लेके, कुछ टैन, अल्फा, टैन, बीटा, साइन, कॉस, कॉट, कुछ बताना होगा कि इतना एंगल बनाते हुए है। एक तो ये बात है। बड़ा पॉइंट, ध्यान से खोपड़ा लगाओ। हम लोग आगे कहीं और भी खुद का अप्रोच लगाएंगे, कहीं पे भी। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ पे अप्रोच क्या होता है। रटने वाला नहीं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग रट के पूरी पढ़ाई किए हैं, अभी तक पढ़ाई किए हैं, और मेरे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाकी रट के ही करते भी हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो। जब भी कहीं डिस्टेंस की बात हो, चाहे मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे कैलकुलस में कहीं ज़रूरत पड़े, चाहे वेक्टर अलजेब्रा की ज़रूरत पड़े, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में ज़रूरत पड़े, चाहे मेरे फिजिक्स में दिख रहा है, चाहे कहीं पे डायनामिक्स बातें हों, दुनिया में कहीं भी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अप्रोच है, डिस्टेंस निकालने वाला या लेंथ निकालने वाला,
हमेशा आपके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। चाहे दो पॉइंट के बीच में दूरी निकालना हो, चाहे किसी पॉइंट का प्लेन से दूरी निकालना हो, किसी पॉइंट का लाइन से दूरी निकालना हो, दो लाइन के बीच में दूरी निकालना हो, दो लाइन के बीच में दूरी निकालना हो, या कहीं पे कोई लेंथ निकालना हो, या रूम में बॉडी डायगोनल का लेंथ निकालना हो, या रूम में किसी फेस वॉल के फेस डायगोनल का लेंथ निकालना हो, कहीं पे भी ये जो मैं बताता हूं ना वेरिएशन, ये मेरे को लगता है कि मेरे लेक्चर को खास बनाता है। ये समझना ज़्यादा जरूरी है। चलिए, तो अब हमें बात हो रही है कि लेंथ निकालना है, उसे मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। अब मेरे दिमाग में कहीं भी लेंथ या डिस्टेंस आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम आएगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के लिए कंडीशन है। अच्छा, ये दिमाग में क्या आना चाहिए वो समझा रहा था, ये सब नाम लेकर। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है कंस्ट्रक्ट करना होगा। नहीं दिख रहा है तो कंस्ट्रक्ट करना होगा। कैसे कंस्ट्रक्ट करना होगा देख लो। एक एक चीज पूरा क्लियर करो भाई, एक एक चीज क्लियर करो आराम से। कंस्ट्रक्ट करना होगा। मैं ए को आगे बढ़ाया और इस पे ड्रॉप डाला, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सही है। ए को एक्सटेंड किया, कंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड किया परपेंडिकुलर। अब मैं नाम ले लेता हूं, नाम P Q S T। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना, तो जैसे ही मैं बोलता हूं P Q, तो यहाँ पे बच्चे अपने से R बोल देते हैं। ये हैबिट देखो कि बचपन से ही आदमी इतना ABCD रटा है कि P Q के बाद बरबस मुख से R ही निकलता है। जानते हो मैं नाम इस कंस्ट्रक्शन में, ये नाम मैं P Q ये R क्यों नहीं लिखा हूं? क्योंकि एक जगह मैं R यूज कर चुका हूं तो दोबारा नहीं कर सकता। इसको M मान लो, इस पॉइंट को M मान लो। एक तो ये पॉइंट है जो निकल के सामने आ रहा है। अब मेरे दिमाग में क्या है जरा देखो। अब मैं ये सोच रहा हूं, मेरा प्लानिंग है कि इन ट्रायंगल PSMP, क्योंकि यदि नहीं बनाता तो पाइथागोरस थ्योरम लगाता कैसे। अब अगला कदम देखो मेरा, अगला, अच्छा हाँ जानते हो, ये देखो जो रिजल्ट आएगा ना, ये देखो कितना तुम लोगों के लकी हो। फिर से मैं कहूँगा, जो 12th पास बच्चे 12 पास करके आते हैं, 90, 95, 96, 7% पाए रहते हैं, वो भी ये वाला फार्मूला क्यों नहीं प्रूफ कर पाते, चाहे कहीं और ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ की तो। इसलिए क्योंकि सब कुछ रट जाते हैं। और मैं सब जगह के लिए जो सोच है, मैं उस सोच की बात कर रहा हूँ जहाँ से ये आया है, जहाँ से कहीं पे डिस्टेंस निकाला जाता है, जहाँ पे दो पॉइंट जो सोच के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट के बीच में दूरी निकाली गई है, जिस सोच से प्लेन और पॉइंट के बीच में दूरी निकाली गई है, जिस सोच से दो लाइन के बीच में दूरी निकाली गई है, मैं उस सोच की बात कर रहा हूं। मोस्ट बेसिक,
ये समझ में आता है कि ये अच्छी चीज है। हाँ, अब मेरे दिमाग में कि किसी तरह से पी एम मिल जाए, ये दूरी मिल जाए और एम एस मिल जाए तो भाई काम हो जाएगा। पी एम और एम एस मिल जाए तो पी एस निकल जाएगा। तो देख लेते हैं तब, यदि निकल जाएगा तो भाई, तो ध्यान से देख लो। तब मैं ये कह रहा हूं कि कोई कहे आर का मैग्नीट्यूड बताइए, कोई कह रहा है कि आर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो मैं कहा कि आर का मैग्नीट्यूड मतलब आर का लेंथ, आर का लेंथ मतलब पी और एस, पी और एस मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पी एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर प्लस एम एस का स्क्वायर। ठीक लिखा हूं, देखो देखो। इसी तरीके से तुम लोग सोचना ना कहीं पे भी। अब मेरे दिमाग में है, जरा देखो तो, ये देखो, ये लाइन ऐसे है और ये पैरेलल लाइन है। ये देखो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। यदि पैरेलल लाइन है तो ये भी तो थीटा है भाई। ये देखो, यदि ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है। अब याद करो जरा, तो जरा याद करो ध्यान से। किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस मालूम हो, कंपोनेंट वाली बात याद करो, कंपोनेंट वाली। राइट एंगल ट्रायंगल में प्रोजेक्शन वाली बात, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस मालूम हो, तो बताओ थीटा वाले के साथ जो लंबाई होती है, ये थीटा वाले के साथ जो लंबाई होती है कितनी होती है भैया? बी कॉस थीटा कितनी होती है, और ये कितना होता है? बी साइन थीटा। बोलो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस मालूम हो तो थीटा के साथ कॉस होता है और दूसरी साइड साइन, बी का कॉस थीटा, बी का साइन थीटा। बोलो, पढ़ाया हूं, ये पढ़ चुके हैं, ये नई बात नहीं, पढ़ चुके हैं ये। यदि ऐसा है तो जरा देख लो, तब बताओ ये लंबाई बताओ। यहां से लेकर यहां तक ए है और यहां से लेकर यहां तक बी कॉस थीटा है, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ? ए प्लस बी कॉस थीटा हुआ। बोलो, और ये वाली लंबाई तो मालूम है ही, बी साइन थीटा है। दिस इज बी साइन थीटा का स्क्वायर। सभी लोग इसको सॉल्व करो, सभी लोग इसको सॉल्व करो। चलो चलो सॉल्व करो अपने से। चलिए, ये देखिए, x प्लस वाई का स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अभी इसको एक्सपैंड किया हूं इतने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से ये देखो, ये तो ए स्क्वायर है। अच्छा, इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूं, इसको इकट्ठा कर रहा हूं। बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला 2ab कॉस थीटा। बोलो,
समझ में आया ये? अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अब जरा देख के बताओ तो क्या ये ठीक लिख रहा हूं? देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही लिखा हूं? किस तरीके से? अच्छा हाँ, बच्चे इसको रट लेते हैं, रटिए आप भी, रट लीजिए, एग्जाम में कर लीजिए, सेलेक्ट हो जाइए। लेकिन साइंस ये नहीं है, साइंस ये है, साइंस ये नहीं है कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी आप रट लिए। साइंस ये है कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी जो तुम रटे हो वो आया कहां से है, इसे साइंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं भी डिस्टेंस जो मैं आज पढ़ाया, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं ये पढ़ाऊं, मेरा मकसद ये था कि जब हमें पता चल जाए कि इसे रिजल्टेंट कहते हैं और ये लेंथ निकालना है, तो हम यही नहीं, यहाँ पे तो सोचे ही, हम कहीं भी कैसे सोचें। हम आपको ये बताए कि हम कहीं और भी कैसे सोचेंगे, कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे रियलाइज या विजुअलाइज करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखें कि किस तरीके से मैं सोच सोच के, कंस्ट्रक्ट करके, अज्यूम करके, कंपोनेंट और डिस्टेंस लेके, प्लान करके और फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया जो हमें याद भी रखना है। तो 2 वेक्टर का एडिशन जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 2 वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, एडिशन का मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होगा यही है, जहां पे ये ए और बी दोनों वेक्टर का अपना अपना मैग्नीट्यूड है और थीटा उनके बीच का एंगल है, उनके बीच का एंगल है। अगला पॉइंट और बड़ा पॉइंट, मैं कहा था कि रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मैं कहा था कि रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो केवल मैं क्या निकाल पाया हूं? केवल निकाल पाया हूं मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो निकाला नहीं हूं। अब ये नहीं समझ में आ रहा डायरेक्शन कैसे आएगा। चलिए समझने की कोशिश करिए कि डायरेक्शन कैसे आएगा। एक काम करते हैं, जब याद है ना, ये बहुत फोकस होकर सुना करो, ऐसे नहीं तुम कहीं और भी सोचा करो। डायरेक्शन के नाम पे हम क्या बता सकते हैं? कोई कहेगा डायरेक्शन बताइए, तो तुम क्या ऐसे से करोगे? सर इधर है, ऐसे ये कौन सा इधर क्या होता है यार? लिखना है, ऐसे जाके दिखाओगे वहां पर कि ऐसे होता है, ऐसे है। ये लॉजिक है कि जो दिख रहा है ऐसे नहीं लिख सकते इन्विजिलेटर को कि जो दिखाए हो वही देख लो, वही डायरेक्शन है। ठीक है, क्योंकि हम एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनाए हैं, लेवल डायग्राम नहीं बनाए हैं। ऐसे केस में हमें रिफरेंस के साथ में एंगल स्पेसिफाई करके बताना होगा। बड़ा पॉइंट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? जो गिवन है या तो हम इससे कह दें कि भाई अल्फा मान लेते हैं। अच्छा हाँ, अल्फा नहीं, अल्फा बताना होगा, इसे बीटा मान लेते हैं। हाँ चलो, तो tan अल्फा इन ट्राइंगल दिस, भाई tan अल्फा तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही ना निकाला जाता है यार।
in triangle this, what is tan alpha? Perpendicular by base. What is perpendicular? B sin theta. What is base? A plus B cos theta. सही है। सो अल्फा है ये अल्फा है, अल्फा। सो व्हाट इज अल्फा? tan इनवर्स B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। यही पढ़ना था, हो गया। हाँ, लेकिन कहना पड़ेगा दिस इज व्हाट एंगल ऑफ R विथ A टूवर्ड्स B। एंगल ऑफ R विथ A टूवर्ड्स B, नॉट दिस। A से इधर नहीं, A से इधर नहीं, A से इधर नहीं, B की तरफ, AB प्लेन में। मैं पूरे पीरियड में, पूरे लेक्चर में थोड़ा भी पढ़ाऊं ना, उसको स्लो मत मानना, क्योंकि जब मैं पॉइंट, लाइन, प्लेन, फारदेस्ट कॉर्नर, दिस दैट बात करता हूं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय इसके कि ये आया है, बजाय इसके कि ये आया है। क्योंकि साइंस मैं तुम्हें बताता हूँ, किताब वाले साइंस बताए ही कहाँ हैं, या बाकी तो देख रहा हूँ ना, वो साइंस नहीं को कर रहे हैं, फटाफट कुल कंस्ट्रक्ट करके, कुल फटाफट कुल करके और कर देते हैं। और अच्छा, बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती है, कहते हैं हाँ ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता ही है। अच्छा हाँ, दो देने पर वो कर भी लेते हैं, ये देखो, ये बड़ी विडंबना है, कर भी लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो नहीं, वो साइंस नहीं है, साइंस मैं नहीं मानता उसको। ये रहा, ठीक है। तो एंगल के नाम पे ये भी। अब सुनो जरा, वेरिएशन सुनो ना, फिजिक्स या मैथ्स दोनों ही के लिए। मैथ्स में भी खूब ज़्यादा वेक्टर अलजेब्रा है, जो पीएमटी के हैं तो उनके लिए तो मान लीजिए मैथ्स नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों, ठीक है तुम बायो ले लिए हो, मैथ्स तुम्हारा थोड़ा कमज़ोर था, तो और कम से कम टाइट होके थोड़ा पढ़ लो। मैथ्स तुम्हारा कमज़ोर था शायद, ये इसलिए तुम बायो ले लिए, लेकिन फिजिक्स में ज़रूरत है। और मैथ्स छोड़ दोगे ना, ये कुल मैथ्स ही है, मैथ्स छोड़ दोगे तो फिर नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो यही जो मैथ्स को थोड़ा कैरी करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो बायो में तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, पीएमटी में। तो उसको छोड़ना नहीं है ना। ये नहीं कि इसको रट लिए और सर ये क्या बता रहे हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुन लो, ध्यान से मेरी बात सुन लो। क्वेश्चंस आसान और कठिन कैसे बनाए जाते हैं, किसी भी फार्मूले से, किसी भी फार्मूले से क्वेश्चन कठिन और आसान कैसे बनाए जाते हैं, सुनो आज तुम। मैं देख पा रहा हूं इस फार्मूले में 1 2 3, ये गिन चुका हूं 4, 1 2 3 4 चीजें उस वाले फार्मूले में हैं। और इधर भी 1 2 3 4, यहां भी 4 है। यदि मैं मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले से कुछ क्वेश्चन दूं तो 4 में से कोई भी 3 दे दूंगा उसमें से, तो क्या फटाफट चौथा नहीं निकाल दोगे? बोलो। ये जो फार्मूला दिख रहा है, यदि मैं कह दूं कि इनका मैग्नीट्यूड है 3 और 4,
इनका मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4 और एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। 3 4 3 4 60 डिग्री। बोलो, उल्टा सुन लो, इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड है 20 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 25। इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड है 20 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 25। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा नहीं आ जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, दुनिया में जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं किसी फार्मूले पर बेस्ड, वो बस ऐसे ही बनाए जाते हैं कि उस फार्मूले में एक को छोड़ के बाकी सब दे दिया जाता है और कह दिया जाता है वो एक ठो निकालो। बच्चे वो भी नहीं कर पाते भाई, वो भी नहीं कर पाते। तो क्या मैं आप लोगों को फार्मूले से छोटे क्वेश्चन कैसे बताया? तुम भी अब क्वेश्चन बना सकते हो। F बराबर ma ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दुनिया में किसी भी फार्मूले में तुम क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं? कैसे? फार्मूला जो होगा, तुम फार्मूला देखो, उस फार्मूले में जितनी चीज होगी 3 4 2 कुछ भी होगा, उसमें से एक को छोड़ दो, एक्सेलरेशन को छोड़ दो, चाहे मास को छोड़ दो, चाहे फोर्स को छोड़ दो, चाहे रिजल्टेंट को छोड़ दो, चाहे एंगल को छोड़ दो, चाहे किसी एक मैग्नीट्यूड को वेक्टर का छोड़ दो, कुछ छोड़ दो और बाकी सब दे दो और कह दो कि जो छोड़ा हूं बताओ। ये क्वेश्चन है आसान आसान सा। कठिन क्वेश्चन सुनो, कठिन क्वेश्चन सुनो ध्यान से। फार्मूले में 4 चीज है तो 3 नहीं दूंगा, 2 दूंगा और एक पूछ लूंगा। अब बताओ दिक्कत होगा ना भाई, 4 चीज है और एक पाना है तो 3 चीज मालूम रहेगा तभी तो निकालोगे। लेकिन कितना दे रहा हूं? 2। इसका मतलब एक कहीं और से निकालना होगा। कहेगा ए से इतना एंगल बन रहा है या बी से ये बन रहा है, चाहे ऐसे टाइप का है। तो अब थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा डेटा देना होगा उसको क्वेश्चन में, ताकि तुम जो एक तो दिक्कत कर रहा है उसको वहां से लेके आओ और यहां पे सब्स्टिट्यूट करो और रिजल्ट आएगा। ये कठिन क्वेश्चन है वेक्टर का। और कठिन बनाता हूं, 4 है ये, 4, उसमें से 2 नहीं 1 दूंगा, 1। अब तुम्हें 2 और चाहिए, उस 2 के लिए और डेटा देगा, क्वेश्चन और लंबा होगा। अब तुम सोचोगे तुमसे आ नहीं रहा है, लंबा है। अरे भाई क्वेश्चन लंबा है, कैलकुलेशन लंबा है, कठिन थोड़ी ही हो जाता कोई चीज। क्वेश्चन कठिन दुनिया में होता ही नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कठिन वही है जो तुमसे नहीं आता है, बस चाहे जिस भी रीज़न से नहीं आए। उसी को मैं समझा रहा हूँ, उसी को हम लोगों को इम्प्रूव करना है कि हमें सब आए और क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जो ओरिजिन है क्वेश्चन बनाने का, वो कहो तो और कठिन बनाए। वेक्टर का सबसे कठिन क्वेश्चन सुनो, किसी किताब में भी नहीं है, मैं भी अपने किताब में नहीं बनाया हूँ जानबूझ के। 4 चीज था, उसमें से 1 ठो पूछूंगा और दूंगा, 1 को नहीं। 4 चीज था, उसमें से पहले 3 दिया, फिर 2 दिया, फिर 1 दिया, अब 1 भी नहीं दूंगा। कोई चीज पूछ लूंगा और खूब डेटा दे दूंगा। जब ये हुआ, वेक्टर को उलट दिए तो ये हो गया, वेक्टर को ये कर दिए तो वो हो गया, बी को 2 गुना कर दिए तो वो हो गया, ए को आधा कर दिए तो ये हो गया। अब बताओ ये तुम्हें आसान लग रहा है? हाँ,
तुम्हें कठिन लग सकता है, मेरे लिए तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, जैसा सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है वैसा ही ये है। मैं फोटो बनाऊंगा, एक कह रहा होगा कि एक आधा हो गया तो आधा करके नया एक फोटो बनाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा था, इस साइंस को इसी नजरिए से देखा करो। क्लियर? चलो, हाँ, अब जल्दी से हमको ये बताओ कि ये बीटा कैसे आएगा। हम तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए और अल्फा निकाल दिए, मतलब ए से एंगल निकाल दिए रिजल्टेंट का ए वेक्टर से अल्फा निकालिए। क्या रिजल्टेंट का बी वेक्टर से बीटा निकाल दोगे एंगल? रिप्लाई फास्ट, जल्दी से, देखता हूं कितने लोग करते हैं। कम ऑन, चलो करते हैं। एक तो पहले सिमेट्री देखो, तुम पहला सिमेट्री देखो। सिमेट्री बताओ, ये थीटा कॉमन है तो चलो छेड़छाड़ मत करना, कॉमन है। जब ए के साथ बताए एंगल, तो ऊपर बी था, यहां बी था, अकेले ए था, तो सीधा सा है। यदि बीटा tan बीटा बताया जाए तो यहां पे ए होगा, यहां पे ए होगा और यहां पे अकेले बी होगा, और ये वाला ऐसे ही रहेगा। यदि आप सिमेट्री नहीं खोज पाए यूनिवर्स में, प्लैनेट पर, फेनोमेना में, है ना, ग्राफ में, बिहेवियर में, गिव एंड टेक में सिमेट्री नहीं खोज पाए, साइंस आपको नहीं आ सकता, साइंस नहीं आ सकता आपको। तो क्या हुआ भाई, tan बीटा बी से एंगल, tan बीटा तो ए से एंगल, तो ए और बी साइन थीटा कॉस थीटा, तो बीटा tan बीटा ए यहां बी साइन थीटा कॉस थीटा, रिजल्ट है। ये है सिमेट्री। लेकिन आप जरा इमेजिन करो, कल्पना करो कि हम ये नहीं निकाल पाए हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नहीं निकाल पाए हैं, तब कौन सी घंटा सिमेट्री लगाओगे? तब कहाँ से सिमेट्री लगाओगे? तब तो आपके पास है ही नहीं। माना कि सीधा बीटा ही निकालना है, तो चलिए सभी लोग देखें, मैं कुछ नया चीज कर रहा हूं, देखो तो जरा। जिस तरीके से अल्फा निकालने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, वैसे ही पूरी कॉपी मैं कर रहा हूं। जिस तरह से ए को आगे बढ़ाया गया है, तो आर आया है और अल्फा आया है, तो क्यों न बी को बढ़ाया जाए आगे, क्यों न बी को आगे बढ़ाया जाए और कहा जाए ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्यों न परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए? बोलो, क्यों न इसे ए कहा जाए तो इसको ए कॉस थीटा कहा जाए? क्यों न कहा जाए? क्यों न कहा जाए कि ये ए कॉस थीटा है, ये 90 डिग्री हाइपोटेनस थीटा, ये ए कॉस थीटा है, थीटा के साथ वाला ए कॉस थीटा, और ये ए साइन थीटा है। आपको पता है कि जो आर का मैग्नीट्यूड है, इधर से भी निकालोगे ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकालोगे, एक बार तुम लोग निकाल के देखना, अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तब भी यही मिलेगा,
तब भी यही मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात है इधर बनाने से कि हमको tan बीटा मिल गया। tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर, दिस इज बीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? a sin theta divided what is base? b plus a cos theta, b plus a cos theta। हाँ, फिर से मैं कहूंगा, जो मैं सिमेट्री की बात किया, इंटरचेंज की, a रिप्लेस्ड बाई b, b रिप्लेस्ड बाई a, थीटा इज कॉमन। जो कॉमन होता है, नो छेड़छाड़, जो इधर उधर होता है, बायसनेस होती है, इंटरचेंज टू चेंज करस्पॉन्डिंग एंगल वैल्यूज। क्या ये बात कहीं और नहीं सोचा जा सकता? कहाँ कहाँ सोचा जा सकता है? कहीं भी सोचा जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि वेक्टर में ही सोचोगे। तो जो मेरा लेक्चर होता है ना, वो तुम्हारे ब्रेन के आईक्यू को, ब्रेन के लॉजिक्स को, ब्रेन की रेशनैलिटी को बढ़ाने के लिए मैं लेता हूँ। ये आईटी पीएमटी मेरे दिमाग में आता भी नहीं है। सच तो यही, सच पूछो तो यही है। और मेरा ऐसे मानना भी है कि जब आप चीज़ों को डीप स्टडी करते हैं, मेहनत करके चीज़ें सीखते हैं, और आप अपने से प्रैक्टिस स्पीड के लिए और एक्यूरेसी के लिए कैलकुलेशन का करते ही होंगे, तो क्या मेरे क्लास में तुम नॉलेज सीखोगे? इस पे कुल चीज़ अभी क्लास में नहीं करोगे, क्लास में फोकस होके ये बढ़ाओगे। बाकी स्पीड, एक्यूरेसी, वेरिएशन, कैलकुलेशन, ये सब टेस्ट में करना। हाँ, यहाँ भी जब मैं देता हूँ वहाँ भी करना, लेकिन प्रायोरिटी हम लोगों का होगा अप्रोच, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा। अच्छा हाँ, अब इतना जानने के बाद यदि तुम्हें ये सब चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, आपको पता है, जान के आश्चर्य होगा, हमको ये सब याद नहीं होता था, पता नहीं, बड़ा कठिन लगता था। ये तो याद रहता था, थोड़ी सिमेट्री है क्योंकि बहुत बार यूज़ करते थे, लेकिन ये थोड़ा कम बार यूज़ होता है तो याद नहीं रहता था। जानते हो क्या करता था? बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती थी हमको। थोड़ा मेमोरी वाला पार्ट, लॉजिक वाला तो बहुत अच्छा था। तो तुम्हें सरप्राइज होगा ये जान के, मैं खटाक से फोटो बनाता था, ए बी रिजल्टेंट परपेंडिकुलर, और देखने लगता था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, और हमको टाइम लगता था ये करने में। अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में 5 सेकेंड 10 सेकेंड, और किसी भी लॉ का, किसी भी फोटो का। वैसे भी मेरी थोड़ी स्केचिंग अच्छी भी है, जो कई लोग तो इतना गंदा खींचते हैं, झाड़ू की तरह, बकरी की टांग की तरह कुछ भी खींचते हैं, थोड़ा कम दिखता है। लेकिन थोड़ा स्केचिंग का भी हमको फ़ायदा मिला, अच्छा आर्ट वोट इस तरह खींचने का। बहुत सारे बच्चे अच्छा भी खींचते हैं। तो मैं चीज़ों को खींचता था और फटाक से देखता था, लॉजिक स्ट्रांग था तो अपना कर लेता था। वही डेवलप करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा आर्ट बनाने लगिए, लेकिन कम से कम लॉजिक डेवलप रहेगा ना, तो आप उसी समय फटाक से पैरेललोग्राम बना के परपेंडिकुलर एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रा, साफ दिखने लगता है। b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा साफ दिखता है, और फटाक से मेरा रिजल्ट आता था। तो जब भी कहीं a और b से एंगल देता था ना, कहीं ए और बी से एंगल देता था किसी क्वेश्चन में, कठिन क्वेश्चन के नाम पर, या बात वेक्टर की नहीं है, बात किसी और चैप्टर की भी है, तो मैं बेसिक से सोचता था और तेज सोचता था। ये नहीं कि बेसिक से सोचने लगे, फार्मूला डिराइव करने लगे, फोटो बनाने लगे, एक क्वेश्चन को 1 घंटे में किए, ये भी नहीं है। बताया तो, ये मैं जब करता था ना, ये
चीज़ें जानता था और करता था तो 5 सेकंड लगता था यार इसको लाने में, इसको, है ना। तो ये करना है, आप लोगों को भी करना है चीज़ें, हम लोगों को रटना। अच्छा हाँ, अच्छा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं करता था तो तुम भी करो। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है ना यार। मतलब दुनिया में सभी लोग मेरी ही तरह तो है नहीं, या मेरी ही तरह होना ही अच्छी बात तो है नहीं, हमसे भी अच्छा तुम हो ना। मतलब तुम मेरी तरह सोचो भी, लॉजिक्स भी डेवलप करो और साथ में मेमोरी भी स्ट्रांग करो। मेरा मेमोरी उतना अच्छा नहीं है, मेरा वीक है, तुम्हारा अच्छा होगा, तो दोनों अच्छा करो। ये भी अच्छा कर लो और ये भी अच्छा कर लो, याद वाला भी रहे। जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ही बढ़िया है। तो ये है। तो अब हमें लगता है कि एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, अब इतना जानने के बाद जो ध्यान देने वाली बात है वो समझते हैं ना। तो ध्यान से देखो तो जरा, इसको मैं मिटा देता हूं। आप लोगों के पास तो इंफॉर्मेशन मिल गया कि कितना वैल्यू है। चाहे इसको भी मिटा देता हूं ना। चलो इकट्ठा देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान से मेरी बात सुनो ना, तुम लोग ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल लेते हैं 3-4 का। 3-4 ना, ठीक है। चलो 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 थोड़ा मैं फील कराने की बात कर रहा हूं ना। ओके, 2 वेक्टर है जिनका यूनिट 3-4 दिए हैं। मैं तुम्हें महसूस करवाना चाहता हूं और लेवल डायग्राम बनाया हो, 3 को छोटा 4 को बड़ा, 3 है ना, ऐसे मैं तुम्हें महसूस करवाना चाहता हूं। 2 वेक्टर एक तरफ 90 से कम, दोनों के बीच में एंगल 90, 120, 180। दुनिया में इसी तरह की बात होगी, बस यहाँ पे 30 होगा, 45 होगा, 15 होगा, 8 डिग्री होगा। ये स्पेशल यहाँ पे 122 डिग्री, 130 डिग्री, ऐसा कुछ होगा, 180। इसी तरह का फोटो होगा। इसके अलावा दुनिया में 2 वेक्टर का फोटो नहीं होता। फोटो टाइप बता रहा हूं। अब बताओ, यदि मैं कहूं है तो 3 और 4 ही यूनिट, लेकिन फटाफट तुम लोग रिजल्टेंट बता दो। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। ये पॉसिबिलिटी का, ताकि तुम ज्यादा महसूस कर सको कि 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 3 और 4 है, तो ये पांचों केस में 3 और 4 है। पांचों केस में 3 और 4 है, लेकिन रिजल्टेंट देखना कि क्या क्या है। चलो जल्दी से, हाँ बताओ क्या रिजल्टेंट, क्या ये मैं ठीक लिख रहा हूं? देखो तो, √a² + b² + 2ab cos थीटा। बताओ ये किसके लिए यूज होगा? बताओ, इस केस में यूज होगा कि इस केस में 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 होगा? रिप्लाई फास्ट, बताओ ये फार्मूला इन पांचों में से किस में यूज होगा? रिप्लाई फास्ट, कम ऑन जल्दी। ये जोड़ है, वेक्टर को जोड़ना है। जब कोई चीज होता है रिजल्टेंट का फार्मूला, इसमें कोई कंडीशन नहीं था, ये सबके लिए होगा। कहीं भी होता है ये,
सारे केस के लिए होगा ये। कहीं जब इसको पढ़े थे तो उसमें कहीं कोई कंडीशन पढ़े थे? यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। जो लोग ऑल केसेस और ये सब बोल रहे हैं, अच्छी चीज़ है, पता नहीं कितना महसूस कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कम से कम सही है उनका। लेकिन बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया। तो जब आप कोई जनरल केस पढ़ें तो उसमें देखें क्या कोई कंडीशन है उसमें। तो क्या पढ़ाते समय कोई कंडीशन बताया था कि जब ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा? यदि सही में कहीं पे एक कंडीशन है किसी फार्मूले में तब तो ठीक है, तब तो याद रखना कंडीशन। तो मैं कहाँ कुछ कंडीशन में बोला था यार कि थीटा जब ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये सुने थे? तो आंसर क्या है भैया? सबके लिए है। क्या करोगे? ए की जगह 3 रखना सब में, बी की जगह 4 रखना सब में, और फिर यहां भी 3 और 4 रखना इंटू। और जानते हो थीटा क्या होगा? 3 और 4 तो रख लिए ए और बी। थीटा होगा यहां पे 0 डिग्री होगा, यहां पे 60 डिग्री होगा, यहां पे 90 डिग्री होगा, यहां पे 120 डिग्री होगा, और यहां पे 180 डिग्री होगा यहां पे। और यही आंसर होगा। बोलो। देखो मैं पढ़ा रहा हूं वेक्टर और समझा रहा हूं जनरल चीज। F बराबर एम ए तुम पढ़े होगे ना 9th में, 12th पास भी इसमें है आपके इस लेक्चर में। F बराबर एम ए, तो कंडीशन होता है उसमें, मास वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो वहां पे वो याद रखना कि मास जब वेरिएबल नहीं होगा तो F बराबर एम ए लगेगा, हर जगह लगेगा, बस कंडीशन है मास वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि तुम लोगों से एक को नहीं जानते रहे होंगे, चाहे जो जिन टीचर से तुम पढ़े होगे वो भी नहीं जानते रहे होंगे। एनएलएम में पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि F बराबर एम ए तब वैलिड होता है जब मास वेरिएबल न हो। तो कंडीशन है। हाँ, तुम लोग पढ़े इसलिए होगे क्योंकि जनरली चीज़ों का मास बदलता नहीं है जिस दौरान जो मोशन जो चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कंडीशन पढ़े ही नहीं होगे क्योंकि तुम्हारे कोर्स में हर जगह मास तो नहीं बदलता होगा। लेकिन मान लो ट्रक जा रही है, नीचे होल है, बालू लाद के लेके जा रही है, नीचे होल में गिर रहा है, चाहे टोकरी लेके जा रहे हो, चाहे ट्रक जा रही है, पैक है, उसमें कंटेनर है, बारिश हो रही है, फोर्स लग रहा है इंजन का, क्या तुम्हें लग रहा है मास कांस्टेंट है? बारिश हो रही है, ट्रक जा रही है, उसमें पानी बढ़ रहा है, भर रहा है, ट्रक में कंटेनर है, बड़ा बड़ा सा बर्तन, पानी भर रहा है, F बराबर एम ए लगाओगे उस पे। लेकिन आज तक तो यही जानते रहोगे कि F बराबर एम ए लगाएंगे उस पे। तो कंडीशन याद रखना ना, कंडीशन याद रखना। यहां पे कौन सा कहीं कंडीशन थोड़ी था यार, कंडीशन रहा होता तो बताया होता है ना, कहा होता कि 0 डिग्री के लिए नहीं होता है, 180 डिग्री के लिए नहीं होता है, कहाँ कहा था कि इसके लिए नहीं होता है, उसके लिए नहीं होता है। अरे 360 रखोगे उसके लिए भी होगा ये, इसी को मान लो 360 है, रख लेना 360 यार। अरे मैं क्या कहता हूं, ये 120 है तो ये 240 है, 240 भी रख देना, आ जाएगा, ये भी एंगल मान सकते हो। लेकिन जनरली हम लोग बड़ा वाला एंगल नहीं, छोटा वाला लेते हैं। हालांकि बड़ा वाला रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला, लेकिन अच्छा नहीं लगता, छोटा वाला एंगल अच्छा लगता है। यहां पे 270 भी सही है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, 90 ठीक लगता है, 90 ठीक लगता है। बोलो, क्या मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? तो मैं केवल वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूं,
मैं तुम लोग को तुम्हारा नजरिया बदल रहा हूं, तुम्हारा अप्रोच, तुम्हें साइंटिस्ट बना दूंगा मैं। जो तुम्हारा ये आईटी और पीएमटी जो डॉक्टर बनने का एक भूत सवार होता है ना कि बस वही मैं देखा हूं। मैं तो आईटी में ही पढ़ा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बच्चे बर्बाद हो गए। वो आईटी निकालने के बाद वो ऐसे एटीट्यूड में आ जाते हैं। आईटी बीएचयू में प्लेसमेंट, आईटी मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, उनसे भी ज्यादा प्लेसमेंट यहाँ का होता है। 4 बच्चों का 1.5 करोड़ का जॉब लगता है। मुंबई में तो कभी एक लगता है, वो भी नहीं लगता है, ऐसे ही होता है। हालांकि टॉप पे मुंबई है, कानपुर है, इस टाइप का। मैं शेयर क्या करना चाहता हूं? शेयर ये करना चाहता हूं कि मेरे साथ पढ़े हुए बच्चे आईटी निकालने के बाद, पीएमटी में तो मैं नहीं रहा लेकिन होते वैसे ही हैं, अब ये समझ लेते हैं अब ठीक है। पीएमटी वालों के साथ भी ऐसे होता है, वो पीएमटी निकाल लेते हैं तो सोचते हैं ठीक है, जबकि सच्चाई है कि जब तक पीजी नहीं करेंगे ना तो भिखमंगा रहते हैं वो। मैं ढेरों को देख रहा हूं निकाल के भिखमंगा बने हुए, अभी तुम्हें मिल जाएंगे लंका पे घूमते हुए बिना पीजी के। अब पीजी आसान नहीं होता, सीट्स बहुत कम होती है। एटीट्यूड आ जाता है उनके दिमाग में, पता नहीं क्या है कि किसी तरीके से हे भगवान बस आईटी में घुसा दीजिए, बस पीएमटी निकलवा दीजिए, मेरा जिंदगी सेट। अरे गधे, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये है कि आप लॉजिकल बने, खुश रहें। निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। ये जो चीज है ना, यदि ये करोगे तो आईटी से भी ज्यादा अच्छा जगह, दूसरे तरीके से आईसी बेंगलोर जा सकते हो, तुम नासा जा सकते हो मेहनत करके। बहुत कई बच्चे ऐसे दुनिया में हुए हैं जो आईटी नहीं निकाल पाए पर नासा में हैं, गए हैं, बड़े बड़े जॉब इनिशिएटिव और क्या क्या लिए हैं, बड़ा काम किए हैं, उनके अंडर में हजारों आईटी काम कर रहे हैं। सत्या नडेला वही नाम है, एक बड़ा नाम है। मैं तुम्हें ये सब क्यों शेयर कर रहा हूं? तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम लोगों को ये नहीं करना है। हम लोग अपने लॉजिक्स को जिएंगे, अपने लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाएंगे। बाकी यार तो झक मार के अपने आप आईटी निकल जाएगा, पीएमटी निकल जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि निकालने के बाद भी आप अपने ड्रीम को बड़ा बना के जिए। हर एक, मैं तो कहता हूं कि इस कोटेशन, ये मेरा कोटेशन है कि जिंदगी के किसी जर्नी में मंजिल के बाद एक नए चीज की शुरुआत होती है। हर एक जर्नी के एंड के बाद अगले जर्नी की शुरुआत होती है। ये आपको ये वेक्टर में भी देखने को मिला होगा। हर वेक्टर के कंप्लीट होने के बाद दूसरे नए वेक्टर की शुरुआत होती है। बच्चे मान लेते हैं खत्म हो गई जिंदगी वहीं पर, आईटी निकल गया, पीएमटी निकल गया। नहीं, एक नया गोल, एक नया विजन, एक नया एम्बिशन फिर से तैयार होता है और नए ढंग से फिर से जिंदगी चल देनी चाहिए। रुकना नहीं है, कहीं नहीं रुकना है। तो हमें लगता है कि ये रहा अच्छा। हाँ, तो क्या लगा लोगे आप लोग? 0 डिग्री करना, 0 डिग्री करना, बाकी तो 3-4 रख लेना। 0 डिग्री करोगे तो 7 मिलेगा, 0 डिग्री रखोगे तो 7 मिलेगा। रख के देख लो सभी लोग रख के देख लो। अच्छा, 180 डिग्री रखोगे ना, थीटा 0, थीटा 180 डिग्री 1 मिलेगा। थीटा 60 डिग्री कितना मिलेगा यार? 25 और 3 और 4 1/2, 4 3 12, 25 और 12 37, 25 और 12। कैलकुलेशन मेरा बड़ा वीक है यार। हाँ, थीटा 90, मॉड ऑफ आर 5, थीटा 120,
मॉड ऑफ आर, हाँ 25 में से 12 गया, 25 में से 12 गया √13। बोलो क्या इसके अलावा कोई फोटो बना लोगे तुम? अच्छा, रही बात फोटो बना लेने की, तो चलो यहां पे तो कहो तो नेट टाइप का फोटो बना देते हैं। चलो देख लो, यहां पे 3 4, हाँ ये है, हाँ पैलोग्राम, हाँ हाँ यदि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये देखो ऐसे, हाँ हाँ तो मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं और उसके अपने वैल्यूज़ होते हैं। तो चलिए हम लोग आज बहुत कुछ सीखे, थोड़ा मोटिवेशन टाइप का भी मैं बता दिया और कहा कि ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखना चाहिए, इसी तरह से आप ज़िंदगी जीना सीखिए भी। और जब आप पढ़ें तो आप भूल जाएं कि IT PMT के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ज़्यादा ज़रूरी है कि ये साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, लाइफ के लिए है कि नहीं, और दूर तक जाने के लिए है कि नहीं। IT PMT तो बहुत छोटी बात है यार। तो चलिए आगे मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।